हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्री सार विद वीसी। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि हमने खरीफ क्रॉप प्रोडक्शन आपका स्टार्ट किया हुआ था, उसमें सीरियल क्रॉप सभी हमने कवर कर लिए हैं। इसके बाद जितनी भी हमारी फर्स्ट क्रॉप थी वो भी हमने ऑलरेडी कवर कर ली है। आज हम बात करने वाले हैं ऑयल सीड क्रॉप्स के बारे में, जिसमें सबसे पहली हमारी क्रॉप रहने वाली है ग्राउंड नट यानी मूंगफली। तो अगर आपने पुरानी क्लासेस नहीं देखी तो उनको जरूर जाके देखिए। बहुत ही अच्छी प्रकार से हमने उनको कवर किया है। कोई भी क्वेश्चन नहीं ऐसा बचा जो हमने छोड़ा हो, और बाकी उसके नोट्स भी हमने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। तो आज हम ग्राउंडनट के बारे में, कल्टीवेशन ऑफ ग्राउंडनट बहुत ही अच्छे प्रकार से पढ़ेंगे। हर एक चीज अच्छे से जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में कि बोटेनिकल नेम क्या होता है। तो बोटेनिकल नेम होता है एरेकिस हाइपोजिया। एरेकिस हाइपोजिया। अगर बात की जाए एरेकिस की, तो एरेकिस आपका ग्रीक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है ए लेग्यूम। और हाइपोजिया का मतलब होता है बिलो द ग्राउंड, यानी फॉर्मेशन ऑफ पॉट बिलो द ग्राउंड। इसका मतलब होता है। यहीं पर अगर हम बात करें फैमिली की, तो फैमिली की होती है लेग्यूमिनेसी। लेग्यूमिनेसी जिसे हम कहते हैं फेबेसी। लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं ग्राउंड नट। लेकिन इसका जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होता है जिसके लिए हम इसको ग्रो करते हैं, तो वो मेनली हमारा होता है ऑयल पर्पज। इसके बात करें अगर हम ओरिजिन प्लेस की, तो ओरिजिन प्लेस रहेगा ब्राजील, यानी उत्पत्ति स्थान जिसको हिंदी में कहते हैं, तो आपका हो जाएगा ब्राजील। यहीं पर अगर बात की जाए आपकी क्रोमोजोम नंबर की, तो क्रोमोजोम नंबर गुणसूत्र संख्या 2 इज इक्वल टू 40 होते हैं 40। तो ये कुछ बेसिक जानकारी थी जो हमने यहाँ पे जान ली। अब इसके बाद में हम बात करेंगे कुछ अदर फैक्ट्स के बारे में। सम अदर फैक्ट्स जो कि वन लाइनर के तौर पे आपकी कम्पिटिटिव किसी भी एग्जाम में पूछ ले आते हैं कई बार। तो अगर हम बात करें टाइप ऑफ पॉलिनेशन की, ग्राउंडनट में किस प्रकार का पॉलिनेशन पाया जाता है, तो ग्राउंडनट में मेनली सेल्फ पॉलिनेशन पाया जाता है। ग्राउंडनट सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। सेल्फ पॉलिनेशन या सेल्फ पॉलिनेटेड। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? जब एक ही फूल का जो एंथर है वो उसी फूल के स्टिग्मा पर जाके गिरे हुआ फर्टिलाइजेशन होता है, तो उसको हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। अगला है अदर नेम, यानी मूंगफली को या ग्राउंडनट को और किन किन नामों से जाना जाता है। तो यहाँ पे लिख लीजिए, उसको कहते हैं पीनट, अर्थनट व मंकी नट के नाम से भी जाना जाता है। पीनट, अर्थनट व मंकी नट। तो इन कुछ अन्य नामों से भी हम ग्राउंडनट यानी मूंगफली को जानते हैं। यहीं पर हम बात करेगा इन्फ्लोरेसेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं पुष्पक्रम। पुष्पक्रम। तो मूंगफली का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको मेनली कहा जाता है आपका ऑक्सिलरी, सॉरी सेलिटोरी, सेलिटेरी ऑक्सिलरी कहते हैं इन्फ्लोरेसेंस को। सेलिटेरी ऑक्सिलरी। यहीं पर अगर हम बात करें रूट सिस्टम की, किस प्रकार की रूट्स इसमें पाई जाती हैं, तो जो मेनली आपकी ग्राउंडनट में रूट पाई जाती है, तो उनमें टेप रूट सिस्टम पाया जाता है। टेप रूट पाई जाती है। तो यहाँ पर लिख लीजिए डीप टेप रूट। टेप रूट का मेनली मतलब क्या होता है? ऐसी रूट जिनके हिंड में सबसे निचली एक कुछ इस प्रकार से गांठ संरचना पाई जाती है, तो उनको हम टेप रूट कहते हैं। यहीं पर बात करें फ्रूट, यानी जो मूंगफली का फल होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो मूंगफली के फल को कहते हैं पोड। जो मार्केट में आपको मूंगफली देखने को मिलती है, तो उस पूरे फल को पोड कहते हैं। उसके अंदर जो आपका ग्रेन होता है, जो दाना होता है, उसको हम कहते हैं कर्नेल। तो ये भी चीजें आपके कई बार ऐसे ही जनरली तौर पर पूछ ली जाती हैं, तो उनको भी आप लोग अच्छे से जरूर नोट डाउन कर लीजिए। यहीं पर अगर हम बात करें कुछ और चीजों के बारे में, तो मूंगफली आपकी C3 क्रॉप होती है, और मेनली आपकी खरीफ क्रॉप है। तो शॉर्ट डे होती है, लेकिन कई जगह इसको डे न्यूट्रल क्रॉप के रूप में भी रखा गया है। तो ये चीज भी आप अच्छे से नोट कर लेना। यहीं पर हम बात करें अगर सेलिंग परसेंटेज, तो सेलिंग परसेंटेज कितना होता है, तो सेलिंग परसेंटेज होता है 70 to 75%। और अगर हम बात करें पेगिंग, तो पेगिंग क्या होता है? एक गाइनोफोर संरचना होती है। गाइनोफोर संरचना से जो आपका मूंगफली का पौधा होता है, प्लांट होता है, तो उसके स्टम से या कहीं से भी कुछ पतली पतली संरचनाएं निकलती हैं जो कि सॉइल के अंदर पेनिट्रेट करती हैं, जो कि पेग फॉर्मेशन करती है। तो उस पेग बनने की प्रोसेस को पेगिंग कहते हैं। और जो गाइनोफोर संरचना निकलती है उसको हम कहते हैं पेगिंग, सॉरी उसको हम कहते हैं पेग। और जो पेग पेग या पेगिंग होने की जो जो गाइनोफोर संरचना निकलती है उसको हम पेग कहते हैं, और जो निकलती है और जमीन के अंदर एंटर करती है जो प्रोसेस होती है उसको हम पेगिंग कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं गाइनोफोर स्ट्रक्चर। गाइनोफोर स्ट्रक्चर को हम पेग कहते हैं। उसके फॉर्मेशन होने की प्रोसेस होती है उसको पेगिंग कहते हैं। और ये पेगिंग की प्रक्रिया कितने दिनों बाद स्टार्ट हो जाती है, तो लगभग ये 50 से 55 डेज। डेज का मतलब होता है डे आफ्टर सोइंग, यानी 50 से 55 दिन बुआई के बाद पेगिंग स्टार्ट जो है प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। और जो पेग्स रूट में पेनिट्रेट करते हैं, इन्हीं में आगे चल के पोड का फॉर्मेशन होता है। मूंगफली का जो दाना, जो पोड होता है, फल, वो बनता है आपका, जिसके अंदर आपका ग्रेन होता है, कर्नेल होता है। यहीं पर अगर हम बात करें ग्राउंडनट कर्नेल के बारे में, तो ग्राउंडनट कर्नेल, ग्राउंडनट केक।
तो कई बार कम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप हैविंग हाईएस्ट नाइट्रोजन कंटेंट, मतलब ऐसी कौन सी फसल है जिसकी केक में हाईएस्ट नाइट्रोजन कंटेंट पाया जाता है और जो कि इडिबल हो, यानी खाने योग्य हो, पशुओं को खिलाई जाती हो। तो इडिबल में अगर पूछेगा तो इडिबल ग्राउंडनट केक होती है पहली बात तो, और इसमें 7.3% नाइट्रोजन कंटेंट पाया जाता है, जो कि आपके कम्पिटेटिव एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। यहीं पर कुछ और बेसिक जानकारी ले, तो जैसे कुछ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर इसमें हो जाते हैं, जैसे आपका एफ्लाटॉक्सिन है, पोपिंग है या होलो हार्ट है या येलोइंग ऑफ ग्राउंडनट है, तो ये चीजें भी आपके कम्पिटेटिव एग्जाम में कई बार पूछ ली जाती है। तो जो आपका येलोइंग ऑफ ग्राउंडनट होती है ये तो मेनली होती है आयरन की डिफिशियंसी से, आयरन की डिफिशियंसी या कमी से। और जो आपका अफ्लाटॉक्सिन होता है, तो जब हाई मॉइस्चर कंटेंट होता है स्टोरेज के समय, जब हाई मॉइस्चर होता है, नमी ज्यादा होती है, तो एक बिटरनेस आती है, बिटर टेस्ट यानी कुछ दूसरी प्रकार का बिटर टेस्ट, यहाँ लिख लीजिए बिटरनेस या बिटर टेस्ट आता है, वो किसकी वजह से आता है, हाई मॉइस्चर होने की वजह से, ड्यू टू हाई मॉइस्चर, ड्यू टू हाई मॉइस्चर ड्यूरिंग स्टोरेज। जब हम मूंगफली को हार्वेस्ट करते हैं तो उसके जो स्टोर करते हैं, तो अगर वहां पे नमी ज्यादा मात्रा में होगी तो क्या होता है, अफ्लाटॉक्सिन यानी बिटरनेस आ जाती है, दाने आपके जो हल्के तीखे से कड़वे से लगने लगते हैं, तो वो बिटरनेस किसके कारण आती है, स्टोरेज में, स्टोरेज के समय नमी ज्यादा होने की वजह से, और उसको क्या कहते हैं, एफ्लाटॉक्सिन कहते हैं। अगला आपका है पोपिंग या होलो हार्ट। तो पोपिंग या होलो हार्ट क्या होता है, जब कैल्शियम की कमी होती है आपके सॉइल में, तो क्या होता है वहां पर जो आपके पॉट बनते हैं यानी फल, तो उनके अंदर आपका दाना नहीं बनता, यानी पॉट विदाउट कर्नेल इज नोन एज पोपिंग या होलो हार्ट। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए पॉट विदाउट कर्नेल, यानी पॉट तो बन रहा है, आपका फल तो बन रहा है, लेकिन उसमें दाना नहीं बनता है। ये किसकी वजह से होता है, कैल्शियम की कमी से। कैल्शियम की कमी से पोपिंग या होलो हार्ट होता है। वो होता क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ पॉट विदाउट कर्नेल, यानी फल का बनना बिना दाना के। तो ये कुछ बेसिक जानकारी थी जो कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो इनको आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना। यहीं पर अगर हम बात करें कि कंपोजिशन इसमें मेनली क्या रहता है, तो अगर हम बात करें ऑयल कंटेंट की कि इसमें ऑयल कितना पाया जाता है, तो कई बार लोग सोयाबीन और मूंगफली में कंफ्यूज हो जाते हैं प्रोटीन व तेल कंटेंट, ऑयल कंटेंट को लेकर। तो क्योंकि इसको हम ऑयल पर्पज से उगा रहे हैं, तो ऑयल जो इसमें पाया जाता है, तेल पाया जाता है वो 45% 45% तेल पाया जाता है, और जो प्रोटीन पाई जाती है वो लगभग 26% प्रोटीन पाई जाती है। यहीं पर अगर बात करें प्रोटीन कंटेंट इन सेल, जो सेलिंग परसेंट होती है या जो सेल होता है उसका, मूंगफली का सेल, तो उसमें कितनी प्रोटीन पाई जाती है, तो सेल में 7% यानी 7% प्रोटीन कंटेंट आपकी पाई जाती है। तो ये चीजें आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना। मैं साइड हट जा रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके अच्छे से आप लोग नोट डाउन कर लेना। अब अगर हम बात करें आपका कुछ और भी मोस्ट इंपोर्टेंट चीजों के बारे में, तो जैसे आपका ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन ऑयल सीड, ये कब चलाया गया था, तो ये आपका चलाया गया था 1967 में। यहीं पर अगर हम बात करें एनआरसी फॉर ग्राउंडनट, तो सबसे पहले अगर कोई एनआरसी स्टार्ट किया गया था तो ग्राउंडनट के लिए चलाया गया था। और कहाँ चलाया गया था, तो ये जूनागढ़ गुजरात में चलाया गया था। तो यहाँ से भी कम्पिटेटिव एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लेना। इसके बाद हम आगे की चीजों को अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पर लिख लीजिए आप ऑल इंडिया, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट, रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन ऑयल सीड, ऑयल सीड क्रॉप्स। तो ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट इन ऑयल सीड क्रॉप कब चला गया था, 1967 में। यहीं पर अगर हम बात करें एनआरसी फॉर ग्राउंडनट, तो एनआरसी का मतलब था नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्राउंडनट, यानी मूंगफली के लिए नेशनल रिसर्च सेंटर कब चलाया गया था या कहाँ चलाया गया था, तो यहाँ पर जूनागढ़ गुजरात में चलाया गया था, जो कि पहला रिसर्च सेंटर था, यानी पहला नेशनल रिसर्च सेंटर था, फर्स्ट एनआरसी था। और कहाँ चलाया गया था, जूनागढ़ गुजरात में। तो इसको भी आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना, क्योंकि यहाँ से कम्पिटेटिव एग्जाम में कई बार आपके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब अगर हम बात करें अन्य चीजों के बारे में, ये तो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जहां से क्वेश्चन आपके कई बार कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ लिया जाते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ अन्य चीजों के बारे में, जैसे आपका इंडिया में जितना भी ऑयल सीड प्रोडक्शन आपका होता है, उसमें से लगभग 23% योगदान एरिया में और लगभग 27 से 28% प्रोडक्शन में आपका योगदान रहता है ग्राउंड नट यानी मूंगफली का। तो इसलिए भी आपकी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप हो जाती है आपकी मूंगफली। इसके बाद हम बात करते हैं आपका अन्य चीजों के बारे में, जैसे जो मेन चीजें थी वो तो हमने आपको यहाँ पे बता ही रखी है। अब हम बात करते हैं आपका लैंड प्रिपरेशन, या इससे पहले हम और एक चीज देख लेंगे, टेस्ट वेट। टेस्ट वेट मेनली क्या होता है, 1000 दानों का वजन। तो टेस्ट वेट होता है इसका 250 से 350, 250 से 350 ग्राम टेस्ट वेट होता है। कितने दानों का, 1000 दानों का जो वजन होता है उसको टेस्ट वेट कहते हैं। तो मूंगफली में अगर 1000 दाने लेंगे तो उसका वजन 250 से 350 ग्राम होता है। अब हम बात करते हैं
इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। मूंगफली जो है उसको मेनली दो प्रकार से क्लासिफाई किया गया है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे बेस्ड ऑन ग्रोथ हैबिट। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ग्रोथ हैबिट। तो इस प्रकार से आप लाइन बना लीजिए। एक तरफ लिख लीजिए आपकी एरेकिस हाइपोजिया सब स्पीसीज फेस्टिगेट। एरेकिस में केवल ए लिखे दे रहा हूँ, एरेकिस हाइपोजिया के लिए एच लिखे दे रहा हूँ, और सब स्पीसीज कौन सी मिल रही आपकी, तो सब स्पीसीज है फेस्टिगेट। और दूसरी तरफ लिख लीजिए एरेकिस हाइपोजिया सब स्पीसीज प्रोकम्बेंस। एरेकिस हाइपोजिया सब स्पीसीज प्रोकम्बेंस, प्रोकम्बेंस। अब अगर हम इन दोनों के बारे में फीचर्स की बात करें कि इनको कैसे क्या डिवाइड किया गया है, तो जो आपकी एरेकिस हाइपोजिया फेस्टिगाटा होती है सब स्पीसीज, तो वो मेनली आपकी इरेक्ट या बंच टाइप होती है। तो ये होती है इरेक्ट और बंच टाइप, जिसको हिंदी में कहते हैं गुच्छा। तो ये आपकी गुच्छे वाली होती है, यानी गुच्छों में देखने को मिलती है, झुंड में। तो ये हो गई आपकी जो इरेक्ट व बंच टाइप होती है। यहीं पर अगर हम बात करें प्रोकम्बेंस की, तो जो प्रोकम्बेंस होती है ये आपकी होती है स्प्रेडिंग या ट्रेलिंग टाइप। स्प्रेडिंग और ट्रेलिंग टाइप, यानी इसको हिंदी में कहते हैं फैलने वाली। तो ये पहला मेजर डिफरेंस हो गया कि ये जो होती है आपकी इरेक्ट या बंच टाइप होती है, और प्रोकम्बेंस आपकी होती है स्प्रेडिंग या ट्रेलिंग टाइप। दूसरा अगर डिफरेंस देखा जाए तो जो आपकी एरेकिस हाइपोजिया सबस्पीसीज फेस्टिगाटा होती है, ये आपकी शॉर्ट ड्यूरेशन होती है। ये आपकी 100 ड्यूरेशन वाली होती है, या 100 से 110 दिन में पक के तैयार हो जाती है। जब ये शॉर्ट ड्यूरेशन होती है तो इसका मतलब ये लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है या लॉन्ग ड्यूरेशन वाली होती है। और शॉर्ट ड्यूरेशन है इसका मतलब अर्ली मैच्योरिंग होगी, और ये लेट मैच्योरिंग है। यहीं पर अगर हम बात करें, और दूसरा जो अंतर है आपका, तो इसमें किसी भी प्रकार की डोरमेंसी नहीं पाई जाती है। डू नॉट एनी टाइप, डू नॉट फाउंड एनी टाइप डोरमेंसी। और इसमें क्या पाया जाता है, डोरमेंसी पाई जाती है। तो जो आपकी सब स्पीसीज फेस्टिगाटा है ये इजेक्ट टाइप होती है, शॉर्ट ड्यूरेशन होती है, अर्ली मैच्योरिंग होती है, इसमें डोरमेंसी नहीं पाई जाती है। और जो प्रोकम्बेंस है ये स्प्रेडिंग टाइप होती है, लॉन्ग ड्यूरेशन, लेट मैच्योरिंग होती है, डोरमेंसी पाई जाती है। इसमें डोरमेंसी को तोड़ने के लिए इंडोल एस्टिक एसिड या NAA का उपयोग किया जाता है डोरमेंसी को ब्रेक डाउन करने के लिए। तो ये आपका क्लासिफिकेशन हो गया। अब इसके बाद हम और भी जो अन्य चीजें हैं उनके बारे में बात करेंगे, जहां से आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो इरेक्ट टाइप और बंच टाइप है, इनकी दोनों की वेराइटी आपके एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। तो अभी मैं जब वेराइटी कराऊंगा तो वहां पे इन दोनों की वेराइटी भी आपको करवा दूंगा। और एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मूंगफली जो होती है इसको हम किंग ऑफ ऑयलसीड क्रॉप भी कहते हैं, यानी जितनी भी तिलहनी फसलें हैं उनका राजा कहते हैं। तो ये भी आप नोट कर लीजिए, किंग ऑफ ऑयल सीड क्रॉप, यानी तिलहनी फसलों का राजा किसे कहते हैं, तो हम कहते हैं मूंगफली को। तो इतना आपका हो गया, आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कुछ और भी अन्य चीजों के बारे में, जिसमें मेनली आपका आ जाएगा रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट मेनली इसका क्या होता है, तो हमने वो बताया आपका पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म होता है, जो हमने बताया था आपका पेग। ये क्या होता है, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म होता है, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। तो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म का मतलब क्या होता है कि भूमि के अंदर ये पेग जो होता है फॉर्मेशन होता है, भूमि के अंदर पेनिट्रेट करता है, जिसी में आपके पोर फॉर्मेशन होता है, और उसमें कर्नेल भी आपके दाने बनते हैं। तो ये आपका हो गया। यहीं पर अगर हम बात करें कि जो पोड, ये हो गया आपका। इसके बाद हम बात करते हैं क्लाइमेट के बारे में, या इससे पहले हम लैंड प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं, भूमि की तैयारी।
लैंड प्रिपरेशन। तो लैंड प्रिपरेशन में हमने आपको पहले भी बता रखा है कि पहली जुताई हम करेंगे मिट्टी प्लट हल से। इसके बाद हम 2 से 3 बार रोटावेटर या कल्टीवेटर लगाएंगे, देन पाटा लगा के हम सोइल को समतल कर लेंगे, जिससे हमारी फील्ड की सेट बेड तैयार हो जाएगी सोइंग करने के लिए। अब हम बात करते हैं क्लाइमेट के बारे में। तो क्लाइमेट इसको कैसी चाहिए होती है? वार्म क्लाइमेट, क्योंकि ये खरीफ क्रॉप है, खरीफ क्रॉप की फसल है, तो खरीफ क्रॉप में मेनली वार्म क्लाइमेट आपकी रिक्वायर्ड होती है। तो इसको वार्म क्लाइमेट की रिक्वायरमेंट होती है। यहीं पर अगर हम बात करें टेम्परेचर के बारे में, तो फ्लावरिंग के टाइम मेनली टेम्परेचर आपका कितना रहना चाहिए? तो फ्लावरिंग के टाइम आपका टेम्परेचर 25 से 30 सेंटीग्रेड ऑप्टिमम रहता है। 25 से 30 सेंटीग्रेड। तो फ्लावरिंग के टाइम 25 से 30 सेंटीग्रेड टेम्परेचर आपका अच्छा रहता है। इसके बाद अगर हम बात करें आपका कि क्लाइमेट वार्म क्लाइमेट लेकिन एरिड है, सब एरिड एंड सेमी एरिड रीजन अच्छा रहता है। तो फ्लावरिंग के टेम्परेचर का 25 से 30 रहता है। अगर एवरेज पूछा जाए तो वही आपका 22 से 32 तक या 30-35 तक आपका एवरेज टेम्परेचर इसको रिक्वायर्ड रहता है अपने अच्छे जर्मिनेशन व ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए। अब अगर हम बात करें सॉइल के बारे में कि मृदा किस प्रकार की चाहिए होती है, कैसी मृदा होनी चाहिए, तो सॉइल में आप लिख लीजिए लाइट टेक्सचर्ड सॉइल या लाइट टेक्सचर्ड सैंडी सॉइल। मेनली सैंडी सॉइल इसके लिए अच्छी रहती है, या हम लिख सकते हैं लाइट टेक्सचर्ड सॉइल। तो अगर यहाँ से आपसे पूछ लिया जाए कि सैंडी सॉइल ही क्यों या लाइट टेक्सचर सॉइल ही क्यों रिक्वायर्ड होती है, क्ले सॉइल को क्यों नहीं लेते, तो चूंकि जो हमारा पेग फॉर्मेशन होता है, तो जब सैंडी सॉइल होगी तो अच्छे से सॉइल में पेनिट्रेट कर सकेगा, और जो इसके फल बनते हैं, पॉट बनते हैं, जमीन के अंदर बनते हैं। तो जब सैंडी सॉइल होगी, टेक्सचर जो उसका लाइट होगा, लाइट टेक्सचर सॉइल होगी, तो अच्छे से पेनिट्रेट करेगा, अच्छे से पेग फॉर्मेशन होगा, तो पॉट अच्छे बनेंगे, ग्रेन भी अच्छे बनेंगे। लेकिन अगर क्ले सॉइल होगी तो उसमें पेग फॉर्मेशन अच्छा नहीं हो पाएगा, सॉइल कंपैक्ट होती है, तो और वहां वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी ज्यादा होती है, तो वहां पर आपका प्रोडक्शन अच्छा नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए सैंडी सॉइल या लाइट टेक्सचर सॉइल अच्छी रहती है ग्राउंड नट कल्टीवेशन के लिए। यहीं पर अगर हम बात करें सीड एंड सोइंग की, सीड एंड सोइंग, तो सीड एंड सोइंग की अगर बात की जाए तो सोइंग का सबसे जो अच्छा मेथड है वो होता है BBF, जिसको हम कहते हैं ब्रॉड बेड एंड फरो मेथड, जो कि डेवलप किया गया था इक्रिसेट के द्वारा। यहां से भी कम्पिटिटिव एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। डेवलप्ड बाई इक्रिसेट। इक्रिसेट एक इंस्टीट्यूट है जिसने BBF ब्रॉड बेड फरो सिस्टम को डेवलप किया था। यहीं पर अगर हम बात करें आपकी कुछ और चीजों के बारे में कि सोइंग कब करते हैं या सीड डेट कितनी रिक्वायर्ड होती है, तो सीड डेट भी मेनली आपकी 2 भागों में डिवाइड की गई है। एक होती है इरेक्ट टाइप के लिए, एक होती है बंच टाइप के लिए, दोनों के लिए अलग अलग दी गई है। तो अगर आपसे पूछा जाए बंच टाइप के लिए तो सीड डेट लिख लेना, बंच यानी गुच्छे वाली के लिए, और दूसरा लिखना इरेक्ट टाइप के लिए यानी फैलने वाले के लिए। सॉरी, इरेक्ट और बंच देखिएगा स्प्रेडिंग टाइप के लिए, स्प्रेडिंग के यानी फैलने वाली। तो जो बंच टाइप की होती है इसमें आपकी सीड रेट जो होती है ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, मेनली 100 से 120 किलोग्राम सीड रेट पर हेक्टेयर के दर से इसमें लगती है। अगर बात करें स्प्रेडिंग टाइप या फैलने वाली, तो इसमें मेनली आपका क्या होता है 80 से 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर की दर से सीड रेट रिक्वायरमेंट होती है। यहीं पर एक आपकी होती है सेमी स्प्रेडिंग टाइप। तो जो सेमी स्प्रेडिंग टाइप होती है इसमें मेनली आपकी 90 से 110 किलोग्राम सीडेट पर हेक्टेयर की दर से रिक्वायर्ड होती है। तो ये आपकी सीडेट हो गई।
यहीं पर अगर हम पूछ लिया जाए कि अगर गुच्छे वाली आप सीट की सोइंग कर रहे हैं तो उसमें स्पेसिंग कितनी रखनी चाहिए, तो उसमें स्पेसिंग मेनली रहती है 30 × 10 सेंटीमीटर, यानी रो टू रो 30 सेंटीमीटर, प्लांट टू प्लांट 10 सेंटीमीटर। अगर आपसे पूछ लिया जाए स्प्रेडिंग टाइप में, तो स्प्रेडिंग टाइप में मेनली आपकी रहती है, स्प्रेडिंग टाइप में रहती है 45 से 60 × 20 सेंटीमीटर। तो ये जो स्पेसिंग दी हुई है, इस स्पेसिंग से आप प्लांट पॉपुलेशन भी निकाल सकते हैं। तो प्लांट पॉपुलेशन अगर आपको निकालना हो, पीपी प्लांट पॉपुलेशन, तो उसका फार्मूला होता है एरिया अपॉन स्पेसिंग। तो एरिया आपका कितना है, एरिया आपका है 10,000 मीटर स्क्वायर, 10,000 मीटर स्क्वायर। ये दोनों चीजें मीटर में, एक मीटर स्क्वायर में रहती है, ऊपर मीटर स्क्वायर नीचे मीटर स्क्वायर। ये जैसे आपकी 30 × 10 की निकालनी है, 30 × 10, तो ये सेंटीमीटर में दिया है, इसको हम पहले 100 से डिवाइड करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे, इसके बाद हम 10,000 से डिवाइड कर देंगे, आपकी प्लांट पॉपुलेशन निकल आएगी, एक हेक्टेयर में कितने प्लांट आपके लगेंगे या लगाए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप प्लांट पॉपुलेशन भी अच्छे से निकाल सकते हैं किसी भी स्पेसिंग की। तो हमने सीड रेट व सोइंग मेथड के बारे में बात कर ली। अब हम बात करेंगे आगे की कुछ चीजों के बारे में। अगर हम बात करें कि सोइंग करेंगे कब या सोइंग टाइम क्या होता है, तो लिख लीजिए सोइंग टाइम। देखिए, जहां भी अगर कोई चीज आपको समझ में अच्छे से नहीं आ रही तो आप कमेंट कर दिया करें, मैं इसको दोबारा आपको अच्छे से समझा दूंगा और जो भी आपका डाउट है उसको अच्छे से क्लियर कर दिया जाएगा। तो अगर बात की जाए सोइंग की, तो जो खरीफ में इसकी सोइंग होती है, गुजरात में हाईएस्ट प्रोडक्शन व हाईएस्ट एरिया है, वो पॉइंट सॉरी हमने छूट गया है। अगर बात किया जाए हाईएस्ट एरिया एंड प्रोडक्शन वर्ल्ड में, तो वर्ल्ड में भी हाईएस्ट प्रोडक्शन एरिया इंडिया के पास है। अगर इंडिया में बात की जाए हाईएस्ट एरिया प्रोडक्शन किसके पास है, तो आपका गुजरात के पास है। ये नया डाटा चेंज कर लेना, शायद आपका एरिया में तमिलनाडु है, लेकिन मेरे हिसाब से जो मैंने अभी जल्द ही देखा था तो उसमें एरिया प्रोडक्शन दोनों गुजरात के पास ही है। क्यों? क्योंकि गुजरात में रबी व खरीफ दोनों सीजन में ग्रो किया था, इसलिए उसके पास उत्पादन बहुत ही ज्यादा है। तो अगर बात की जाए, अगर खरीफ में सोइंग कर रहे हैं तो 15 मई से 20 मई से 15 जून तक, 20 मई से 15 जून तक सोइंग करते हैं। लेकिन अगर हम रबी में सोइंग कर रहे हैं तो रबी में मेनली नवंबर में इसकी सोइंग कर दी जाती है। तो ये आपका हो गया सोइंग टाइम। यहीं पर अगर हम आपकी बात करें वेराइटीज के बारे में, जहां से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जो एक आपकी वेराइटी थी C501, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वेराइटी है। तो C501 जो आपकी वेराइटी होती है, ये फर्स्ट वेराइटी है ग्राउंड नट की, जिसको डेवलप किया गया था हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा लुधियाना पंजाब में 1961 में। तो डेवलप्ड थ्रू हाइब्रिडाइजेशन, कहां पर? लुधियाना पंजाब में। कब? 1961 में। तो एक फर्स्ट वैरायटी थी ग्राउंडनट की C501, जो कि हाइब्रिडाइजेशन के माध्यम से डेवलप की गई थी 1961 में लुधियाना पंजाब में। तो ये भी आप अच्छे से नोट कर लेना। इसके बाद हम कुछ और वेराइटीज के बारे में बात करेंगे अभी। तो अब हम बात करते हैं कुछ अन्य वेराइटीज के बारे में, जिसमें बंच टाइप होती है, जो गुच्छे वाली वेराइटी होती है, जो कि आपके एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो उसमें आपके आती है ज्योति, कौशल, चित्रा, TMV2 एंड TMV9, TMV7 एंड मल्लिका। ये आपकी बंच टाइप या गुच्छे वाली वेराइटी होती है। यहीं पर अगर बात करें स्प्रेडिंग टाइप यानी फैलने वाली, तो उसमें आपकी चंद्रा आ जाएगी, उत्कर्ष, TMV1, TMV3, GG11 एंड GG16। इसके बाद बात करें अगर डोरमेंसी की, तो डोरमेंसी हमने पहले ही बताई थी, इसमें डोरमेंसी आपकी पाई जाती है जो बंच टाइप वाली होती है। तो डोरमेंसी को ब्रेक डाउन करने के लिए नेथ्रिन एस्टिक एसिड या इंडोल एस्टिक एसिड का उपयोग किया जाता है। अगर वो ना हो तो आपका इथेनॉल 0.1% का हम उपयोग करते हैं डोरमेंसी को ब्रेक डाउन करने के लिए। वहीं पर अगर बात करें न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट,
तो हमने आपको पहले भी बता रखा कि न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट एज पर दी सोयल टेस्टिंग हम अप्लाई करते हैं, लेकिन अगर सोयल टेस्टिंग नहीं हो पा रही है किसी भी वजह से, तो हम जो रिकमेंडेड डोज जनरली आपकी रहती है उसको अप्लाई करते हैं, जिसमें 40 से 50 किलोग्राम नाइट्रोजन पर हेक्टेयर देते हैं और 20 से 30 किलोग्राम फास्फोरस व 40 किलोग्राम पोटाश पर हेक्टेयर की दर से आपको देनी पड़ती है। क्योंकि ये आपकी ऑयल सीड क्रॉप है, तो ऑयल सीड क्रॉप में आपकी सल्फर की बहुत ही रिक्वायरमेंट होती है, और जो होलो हार्ट या पोपिंग आपकी फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाता है वो कैल्शियम की वजह से होता है। तो इसका मतलब हमें कैल्शियम व सल्फर भी देने की जरूरत होती है, तो उसको हम देते हैं जिप्सम के माध्यम से, जो कि 250 किलोग्राम पर हेक्टेयर की दर से देते हैं, जिसमें 29% कैल्शियम होती है, 18.6% सल्फर होती है, जो कि आपके कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोनों चीजें भी आपको नोट डाउन कर लेना। 29% कैल्शियम एंड 18.6% सल्फर। यहीं पर बात करें वाटर मैनेजमेंट की, तो एज पर द रिक्वायरमेंट या एज पर द नीड वाटर रिक्वायरमेंट हम देते हैं, 6 से 7 सिंचाइयां करते रहते हैं। अगर बात करें हम वाटर मैनेजमेंट कितना वाटर रिक्वायरमेंट होता है, 400 से 700 mm वाटर दिया जाता है। इसकी थ्योरी जो है आप हिसाब से बना के लिख सकते हैं, कम्पिटेटिव एग्जाम में जहां से वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन पूछ जाते हैं, वो मेन फैक्ट मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। यहीं पर बात करें, जब 20% अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर डिफिसिट हो जाए, या जो भी सॉइल मॉइस्चर में अवेलेबल हो उसमें अगर 25% की कमी हो जाए, तब हमें इरिगेशन कर देना चाहिए। यहीं पर अगर हम बात करें क्रिटिकल स्टेज, क्रिटिकल स्टेज क्या होती है, तो क्रिटिकल स्टेज होती है पेगिंग, फ्लावरिंग एंड पॉड फॉर्मेशन। तो इस पे लिख लीजिए पेगिंग, यानी जब पेग फॉर्मेशन होता है, इसके बाद फ्लावरिंग, जब फूल का फॉर्मेशन होता है, इसके बाद पॉड फॉर्मेशन, यानी जब क्या बनता है, फल बनने लगता है। तो इस स्टेज पर क्रिटिकल स्टेज होती है आपकी इरिगेशन के लिए। एक दिन अलग से आपका लेक्चर लेंगे, इसमें हम बताएंगे क्रिटिकल स्टेज क्या होती है। तो यहाँ तक, यहाँ पर इतना ही। अब हम बात करें बीड मैनेजमेंट की, तो खरीफ क्रॉप है, इसमें कई प्रकार के बीड्स आपके देखने के मिलते हैं। साइप्रस स्पीसीज हो गई, या आपकी एथेरेटम कोनिजॉइड्स हो गई, या बहुत सारे प्रकार के आपके बीड्स होते हैं। तो उनको मैनेजमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, फ्लूक्लोरलीन। तो फ्लूक्लोरलीन को 1.5 kg एआई, एआई का मतलब था एक्टिव इंग्रेडिएंट, पर हेक्टेयर की दर से पीपीआई, प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन, यानी फसल की बुआई होने से पहले ही सॉइल में हम क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं। या अगर आपको ये नहीं मिल रहा, तो सबसे जो बेस्ट आपका होता है ग्राउंडनट के लिए होता है नाइट्रोफेन। तो बेस्ट जो हर्बिसाइड होता है वो आपका होता है नाइट्रोफेन, जिसकी 2 से 2.5 किलोग्राम मात्रा एट द रेट 2 to 2.5 kg एआई एक्टिव इंग्रेडिएंट पर हेक्टेयर की दर से अप्लाई करते हैं, जिससे बीड मैनेजमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो ये आपकी चीजें थी जो हमने कवर की है। अब हम बात करेंगे इससे और भी जो हमारी चीजें हैं, यील्ड के बारे में, हार्वेस्टिंग के बारे में, व डिजीज व इंसेक्ट के बारे में। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर हार्वेस्टिंग के बारे में। तो हार्वेस्टिंग कब की जाती है, जब आपका लगभग 80 to 90% प्लांट ड्राई हो चुके, सूख सके, येलो हो जाए, तब उसकी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। अगर हम बात करें स्टोरेज के बारे में, तो 8% से कम सेंटीग्रेड तापमान पर स्टोरेज करते हैं। नमी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो एफ्लाटॉक्सिन जो हमने आपको डिजीज बताया था वो हो जाती है। और अगर हम बात करें ईल्ड की, तो जो ईल्ड की टाइप होती है हमारी गुच्छे वाली, उसकी ईल्ड होती है 15 से 20 कुंटल पर हेक्टेयर, 15 से 20 कुंटल पर हेक्टेयर। अगर बात करें स्प्रेडिंग टाइप यानी फैलने वाली की, उसकी ईल्ड होती है आपकी 20 से 30 कुंटल पर हेक्टेयर, 20 से 30 कुंटल पर हेक्टेयर। तो ये आपकी हार्वेस्टिंग हो गई। और सभी चीजें हमने इसके पहले जो आपके डिजीज बताए थे, पोपिंग या होलोवर्ट, उनको भी आप अच्छे से नोट कर लेना। अब हम यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट डिजीज है कि कम्पिटिटिव एग्जाम में आपके कई बार कॉजल ऑर्गेनिज्म पूछा जाता है, तो वो आपका टिक्का डिजीज, इसको हम कहते हैं लीफ स्पॉट। तो अर्ली लीफ स्पॉट एंड लेट लीफ स्पॉट दो प्रकार का होता है। ये एयर बॉर्न डिजीज यानी एयर के माध्यम से फैलता है। तो जो अर्ली लीफ स्पॉट होता है उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है सर्कोस्पोरा एरेकिडिकोला, और जो लेट वाला होता है उसका होता है सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा। तो ये दोनों आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना। अगर बात करें इनके मैनेजमेंट की, तो इनके मैनेजमेंट के लिए आप क्या कर सकते हैं, मैंकोजेब 0.02% की रेट से हम स्प्रे कर देंगे, जिससे इसका मैनेजमेंट हो जाता है। या रेसिस्टेंट वेराइटी हम ग्रो कर सकते हैं, रेसिस्टेंट वेराइटी। तो रेसिस्टेंट वेराइटी कौन कौन सी है, तो उसमें मेनली आपका आता है TG 51 एंड TG 52, TG
51 एंड TG52। तो इन वेराइटीज को हम ग्रो कर सकते हैं और ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज आपकी है, जिसको आप याद जरूर कर लीजिए। अगला आपका इंसेक्ट की बात करें तो एफिड है, जिसका आपका साइंटिफिक नेम होता है एफिस गोसिपी। इसको भी लिख सकते हैं। अगर आपको कोई भी इंसेक्ट नहीं याद आ रहा है या किसी भी क्रॉप में आप टर्माइट को भी लिख सकते हैं, जिसका साइंटिफिक नेम होता है ओडेंटोटर्मिस ओबेसस, उसको भी लिख सकते हैं हम। अगर कोई भी नहीं याद आ रहा तो टर्माइट को जरूर ही लिख दीजिए, बाकी इस टर्माइट को हर क्रॉप में लिख सकते हैं। तो इसके मैनेजमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके मैनेजमेंट के लिए भी कुछ रेसिस्टेंट वैरायटी ग्रो कर सकते हैं, क्रॉप रोटेशन अडॉप्ट कर सकते हैं या समर डिप्लॉइंग कर सकते हैं। तो ये सभी चीजें हम कर सकते हैं मेनली। तो ये आपकी मूंगफली या ग्राउंडनट कल्टीवेशन कंप्लीट होती है। अगर कोई भी डाउट आपका रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिए, हम उसको बताने का जरूर प्रयास करेंगे। और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर जरूर करें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कल्टीवेशन के साथ। धन्यवाद।